हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू मिनी ड्रामा टून। अगर आपने इस ड्रामा के पिछले पार्ट्स को नहीं देखे होंगे तो उन्हें भी देख लीजिएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पिछले वाले पार्ट में हमने देखा था कि ड्यूओ और ईशान मिलकर उनके डैड और आंट को करीब लाने की कोशिश करती है, लेकिन उनका प्लान उल्टा हो जाता है। तो वो फिर दोनों दूसरे दिन अपने पेरेंट्स का मूड देखते हैं कि कहीं वो गुस्सा या सैड तो नहीं, लेकिन वो दोनों ना ही गुस्सा होते हैं और ना ही सैड। वो नॉर्मल जैसे बिहेव कर रहे होते हैं। डुओ अपने रूममेट्स के लिए उसके रेस्टोरेंट से खाना लाती है, लेकिन फैनजैन वो खाना नहीं खा रही होती क्योंकि उसे अपना वज़न कम करना होता है। वो डाइट पे होती है। वो वज़न कम करने के लिए अलग अलग अजीबोगरीब तरीके भी यूज़ करती है। उसकी फ्रेंड उसे टीज करती है कि अगर वो ऐसे ही बिना खाए पिए डाइट करती रही तो वो अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं कर पाएंगी। फैन जैन यिमिंग की खाना खाते समय की लाइव स्ट्रीमिंग देखती है और वो उसकी फ़ैन बन जाती है। छुआंग मस्त सूट बूट पहन के रेडी होकर वेनवेन से मिलने जाता है, लेकिन वो वहाँ नहीं होती। उसके फ्रेंड बोलते हैं वो बिजी है और वो उसे बताती नहीं कि वो कहाँ है। तो छुआंग उसे वेनवेन को जो गिफ्ट लाया होता है वो उसे दे देता है ताकि वो उसे वेनवेन के बारे में कुछ बताए। तो वो वह गिफ्ट ले लेती है और तो वो उसे बताती है कि वो बिलियर्ड क्लब इवेंट में गई है। हम वेनवेन को देखते हैं जो क्लब में एक लड़के के लिए गई होती है जिसका नाम लियांग है, जो बहुत ही अच्छा बिलियर्ड गेम खेलता है। वेन का उस पर क्रश है। वो उससे पानी की देने के बहाने बात करने की कोशिश कर रही होती है। वो लड़का बोल रहा होता है कि बिलियर्ड गेम के इवेंट की टिकट्स चाहिए, लेकिन वो उन्हें नहीं मिल रहे हैं। वो उनकी बातें सुन रही होती है। यहाँ रूम में छुआंग को वेनवेन के लिए पागलपंती देख उसके दोस्त उसे चिढ़ा रहे होते हैं। तो छुआंग बोलता है तुम मुझसे जेलस हो रहे हो ना, क्योंकि सबसे पहले गर्लफ्रेंड मेरी बन रही है। छुआंग वेनवेन और उसकी फ्रेंड की शायद से बातें सुन लेता है कि वो चैंपियनशिप के टिकट खरीदना चाहती है। तो छुआंग को लगता है कि वो उसके साथ ही देखना चाहती है। तो वो अपने फ्रेंड्स को बताता है कि वेनवेन चैंपियनशिप का गेम उसके साथ देखने चलने वाली है, जिसके लिए छुआंग ओवर एक्साइटेड हो जाता है। उसी दिन सिंगल डे होने वाला होता है। तो लुहान छुआंग को बोलता है शायद वो उसे सरप्राइज देने वाली हो, कन्फेस करने वाली हो। तो छुआंग बोलता है एक लड़की कैसे पहले प्रपोज कर सकती है, ये अच्छा नहीं लगता, और वो उसे प्रपोज करने की सोचता है। छुआंग बिना पागल हो गया है। वेन वेन लियांग से चकरा जाती है तो वो उससे पूछती है कि वो कल फ्री है क्या नहीं, और वो बोलती है कि मेरे पास ट्रिक शॉट चैंपियनशिप के 2 टिकट्स है, अगर आपके पास टाइम हो तो हम साथ में देखने चलेंगे। वो लियांग तो उससे अपने दोस्तों के लिए एक्स्ट्रा टिकट्स मांगने लगता है, जिसे सुन वो शॉक हो जाती है। उसकी फ्रेंड वहाँ पर जल्दी में आती है और उसे बोलने लगती है कुछ हुआ है बोल के वो उसे वहाँ पर लेकर जाती है। हम देखते हैं कि ये प्यार में पागल छुआंग वेंगमेन को प्रपोज करने के लिए सारी तैयारी कर कर वहाँ खड़ा होता है। पूरा मस्त सा डेकोरेशन किया होता है। जब वहाँ पर वेनवेन आती है तो वो उसे फ्लावर्स देकर घुटने पर बैठकर प्रपोज कर देता है। वो उसे आई लव यू बोलता है। वो लियांग भी वहाँ पर सब देख रहा होता है। छुआंग उसे बिलियर्ड गेम के टिकट्स देता है तो वो बोलती है तुम्हें किसने कहा था ये सब करने को? अगर तुम्हें मेरी किस बात से मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो तो सॉरी, लेकिन ऐसी मीनिंगलेस चीज़ें दोबारा मत करना। छुआंग उसे बोलता है कि वो उसे लाइक करता है तो वो बोलती है लेकिन वो उसे पसंद नहीं करती, और ये बोल उसे वो मना करके वहाँ से चली जाती है। बेचारा छुआंग का तो दिल टूट जाता है। वहाँ पर लियांग आता है और वो छुआंग से वो टिकट्स मांगने लगता है और बोलता है अगर तुम नहीं देना चाहते तो मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ। भाई इसे तो बस टिकट्स की ही पड़ी है। यहाँ आंट यांग के घर वही कर्ली बालों वाली लेडी आती है जिनका नाम आंट गीफान है, जो उनसे बोलने लगती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो, तुम मिस्टर झाओ को घर में क्यों रह रहे हो? तो आंट बोलती है कि मेरा बेटा यहाँ कॉलेज में पढ़ता है इसलिए। तो वो उन्हें बोलने लगती है कि क्या तुम उन्हें पसंद करती हो? वो मिस्टर झाओ और आंट यांग का रिलेशन का गलत मतलब निकाल रही होती है। तो आंट बोलती है हम दोनों के बीच ऐसा वैसा कुछ कोई रिलेशन नहीं है। तो वो लेडी बोलती है अगर ऐसा नहीं तो तुम यहाँ से चले जाओ। आंट बोलती है मैं क्यों जाऊँ, मैंने ये घर रेंट पर लिया है। तो वो बोलने लगती है कि मिस्टर झाओ के पास बस एक ही घर है और वो भी ये ही, वो तो खुद अपने रेस्टोरेंट में रहते हैं। ऐसा नाटक मत करो कि तुम्हें कुछ पता नहीं। आंट यांग ये सुन शॉक होती है क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि मिस्टर झाओ रेस्टोरेंट में रह रहे थे।
यहाँ ऑफिस में ईशान से अपने शॉर्ट फिल्म के शूटिंग के लिए एक एक्टर को बुलाया होता है। उस लड़के को कैट को लेकर शूट करना था, लेकिन वो कैट से डर रहा था, जिसकी वजह से उसे एक्टिंग करने नहीं आ रही थी। तो डुओ बोलते हैं इसे तो कुछ भी नहीं आता, ये तो कैट से भी डर रहा है। ईशान को उसकी आंट का कॉल आता है, जो उसे बताती है कि वो मिस्टर झाओ का घर छोड़ रहे हैं, जल्दी से पैकअप करने के लिए आए। तो ये सुन वो दोनों शॉक होते हैं। वो सोचने लगते हैं कि ऐसा अचानक से क्या हुआ कि आंट घर छोड़ना चाहती है। डुओ अपने फादर को बताती है कि आप मिसेस यांग से क्या चाहते हो, वो घर छोड़कर जा रही है। ये बात सुन वो शॉक हो जाते हैं और उन्हें रोकने के लिए जल्दी में जाने लगते हैं, लेकिन वो फिर डुओ की तरफ मुड़कर देखते हैं तो उन्हें लगता है कि डुओ मजाक कर रही है। तो वो उन्हें बताती है कि वो आंट यांग सच में पैकिंग करके जा रही है। आपको उनसे क्लियर करना चाहिए कि आप उनके बारे में क्या सोचते हैं। अगर आप उनसे प्यार करते हो तो अभी बताओ, नहीं तो फिर उन्हें जाने दो। लोग आप दोनों के रिश्ते के बारे में गॉसिप्स कर रहे हैं। तो मिस्टर झाओ एक्साइटेड होकर बोलते हैं, किसकी हिम्मत हुई गॉसिप्स करने की। तो डुओ उनके ऐसे बिहेव को देखती है और स्माइल करने लगती है। मिस्टर झाओ डुओ से पूछते हैं कि वो मिसेस यांग के बारे में क्या सोचती है। तो डुओ बोलती है, क्या आप उन्हें मेरी स्टेप मदर बनाने चाहते हो। वो थोड़ा सा भाव खाके बोलती है, मिसेस यांग अच्छी है, मुझे वो पसंद है। ये सुन झाओ खुश हो जाते हैं। उन्हें डर लग रहा होता है कि डुओ को शायद ये बात पसंद नहीं आएगी। डुओ उन्हें जल्दी से मिसेस यांग से बात करने जाने को बोलती है। अब हमें उनके घर का सीन दिखाते हैं, जहां डुओ और ईशान दरवाजे पर कार लगाकर उनकी बातें सुनने की कोशिश कर रहे होते हैं। झाओ आंट से बोलते हैं, आप इस घर को अपना घर समझ के ही यहाँ रहो। मैं रेस्टोरेंट में ठीक हूँ। मैं जब से रेस्टोरेंट में रह रहा हूँ, मेरा ग्रिल का बिजनेस अच्छे से हो रहा है। लेकिन आंट बोलते हैं, ये ठीक नहीं है। आपके नेबर्स फ्रेंड्स आपको गलत समझेंगे। झाओ बोलते हैं, समझने दो जिसे जो समझना है। डुओ और ईशान दोनों उनकी बातें सुनने में काफ़ी करीब आ जाते हैं। झाओ बोलते हैं, मैं अब यंग नहीं रहा। मैंने कभी किसी के साथ रिलेशनशिप में आने के बारे में नहीं सोचा, लेकिन अगर मैं किसी के साथ रिलेशनशिप में आना चाहता हूँ तो वो आप जैसी होनी चाहिए। वो उन्हें बातों ही बातों में बता देते हैं कि वो उन्हें पसंद करते हैं। इस पर आंट भी थोड़ा सा मुस्कुरा देती है। कॉलेज कैंटीन में हम फैंजन को देखते हैं, जो वेजिटेबल्स को चिकन फ्राइज समझकर खा रही होती है। अब वो अपनी फ्रेंड को बोलती है, तुम इतना सारा खाना खाती हो लेकिन तुम फैट नहीं होती, लेकिन मैं देखो। और उसे वहाँ पर इमिंग दिखता है तो वो उसे देखते ही रह जाती है। उसके मुंह में से ककुम्बर बाहर आ जाता है, क्योंकि वो उसकी फ़ैन थी। ऑफिस में ईशान डुओ से उसकी फिल्म में एक्ट करने को बोलता है, क्योंकि डुओ ने लड़के की घोस्ट की एक्टिंग बहुत ही अच्छे से की थी। डुओ बोलती है, हाँ मुझे पता है कि मैं बहुत अच्छी एक्टिंग कर लेती हूँ। मैं तुम्हारी मदद तो करना चाहती हूँ, लेकिन मेरा क्लब, फैमिली, डैड, वो जो आंट गीफा ने प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, वो आए दिन डैड के रेस्टोरेंट आ जाती है और उनसे चिपकने लगती है। मैं तंग आ गई हूँ। तो ईशान उसे चिढ़ाते हुए बोलता है, क्यों, वो तुम्हारे डैड को लाइक करती है, वो तुम्हारी स्टेप मदर बन सकती है। तो डुओ बोलती है, इम्पॉसिबल, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। जब मैं बीमार पड़ी थी तब आंट यांग ने जैसे मेरा टेक केयर की थी, क्या वो इसे करेंगी। और उसे ये बोल उस आंट गिफान को रास्ते से हटाने का आइडिया आता है, और जैसे कि उसकी हमेशा से आदत रही है बिना बताए जाने की, वैसे ही वो वहाँ से ईशान को कुछ बना बताए भाग जाती है। वो आंट गिफान को कॉल कर उनसे मिलने बुलाती है। वो दोनों छतरी लेकर चल रहे होते हैं। आंट बोलते हैं, ना बारिश है ना समर, और मौसम भी कितना अच्छा है, लेकिन तुम ये छतरी लेकर क्यों घूम रही हो, क्या तुम्हें सन से डर लगता है। डुओ खुजली आने का नाटक कर रही होती है। वो उन्हें एक्टिंग करके बोलने लगती है, मेरे पास इस अम्ब्रेला को लेकर घूमने के अलावा कोई चॉइस नहीं। मुझे एक बीमारी है, मैंने अभी इस बीमारी के बारे में अभी किसी को नहीं बताया, यहाँ तक कि डैड को भी नहीं। और वो बीच बीच में खांसने का, उल्टी आने का नाटक करने लगती है और उस आंट को अपनी रैशेस वाली स्किन दिखाती है। तो वो जिसे देख आंट वो उससे दूर हो जाती है। डुओ रोने का नाटक कर बोलने लगती है कि डॉक्टर ने मुझे कहा कि मैं बिना अम्ब्रेला के कहीं सन में नहीं जा सकती, मैं कोई हार्ड काम नहीं कर सकती, मुझे किसी की ज़रूरत है, मुझे संभालने के लिए, मुझे सर्व करने के लिए, और मेरे पास तो पैसे भी नहीं। तो ये सुन वो आंट डर जाती है कि ये सोच के कि कहीं उन्हें इसका खर्चा ना उठाना पड़े, इसकी देखभाल ना करना पड़े, और वो उसे बहाना बनाकर वहाँ से भाग जाती है। डुओ का प्लान सक्सेस।
वो ईशान को कॉल कर बताती है कि उसके रास्ते का बैरियर हट चुका है, अब वो उसकी फिल्म में एक्ट करने के लिए तैयार है। ईशान और डुओ साथ में बहुत सारी फिल्में देखते हैं। अब हम डुओ की एक्टिंग देखते हैं। वो एकदम रियल जैसे सारे डायलॉग बोल रही होती है। ईशान उसे शूट कर रहा होता है। वो डुओ में खो जाता है। डुओ उसे एक स्टिक मारती है और बोलती है, क्या कर रहे हो तुम? मैं कब से यहाँ पर खड़ी हूँ, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? मैं सीन में अपने लाइंस भी ऐड कर दी, लेकिन तुम्हें पता नहीं चला। ईशान डुओ को देख ब्लश कर रहा होता है। डुओ को लगता है कि उसे ठंड लग रही है, तो वो उसे अपना मफलर पहना देती है। ईशान और ज़्यादा शर्माने लगता है। घर पर कोई नहीं होता तो वहाँ पर भी ईशान और डुओ शूटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं और पानी से मस्ती भी करते हैं। डुओ ईशान को बोलती है कि जब स्नो गिरेगी तो वो उसे एक जगह ले जाएगी शूटिंग करने के लिए। ईशान डुओ की रिकॉर्ड की हुई वीडियोस को देखता ही रहता है। कैंटीन में छुआंग अपना दिल टूटने की वजह से मुंह लटकाकर देवदास के जैसा बैठा होता है। मैं एक बात बता दूं, आगे छुआंग का दिल दोबारा से टूटने वाला है। यिमिंग उसे समझाने के लिए बोल रहा होता है, चलो अब इतना भी अपसेट मत हो, अपना ध्यान कहीं और लगाओ। वह उसे एक फ़ोटो दिखाता है जिसमें वो एक लड़की के साथ कपल आउटफिट पहना हुआ होता है और वो कोई और नहीं बल्कि फैंजैन ही थी। यिमिंग की गर्लफ्रेंड है ये देख छुआंग शॉक होता है। वो बताता है कि ये पहले मेरी फ़ैन थी, अब मेरी गर्लफ्रेंड। बेचारा छुआंग बोलता था कि सबसे पहले उसकी ही गर्लफ्रेंड बनेगी, लेकिन देखा क्या हो गया। यिमिंग की बातें छुआंग के दिल पर नमक छिड़क रही होती है। छुआंग यिमिंग के पास से उठकर चला जाता है। वो प्लेट रखने जा रहा होता है तो वो बीच में डुओ से टकरा जाता है। फूड उसके कपड़ों पर गिर जाता है और वो कपड़े खराब होते हैं। डुओ बोलते हैं कि मैं उन्हें धो दूंगी, लेकिन वो इतना अपसेट होता है कि डुओ की बातें सुने बगैर वहाँ से चला जाता है। बीजिंग में कई सालों से स्नो नहीं गिरी होती है, लेकिन एक दिन जब ईशान उठकर खिड़की के बाहर देखता है तो स्नो गिर रही होती है। जैसा कि डुओ ने ईशान को कहा था कि स्नो गिरेगी तो वो उसे लव लेटर नाम की मूवी के सीन्स के जैसे जगह ले जाएंगी शूटिंग करने के लिए। तो वो दोनों साथ में माउंटेन्स पर आते हैं। ईशान बहुत अच्छी सी पिक लेता है, वीडियो बनाता है। वो दोनों स्नो से खेलते हैं, एक दूसरे को स्नो फेंक कर मारते हैं। इस बीच में ईशान एक जगह से नीचे गिर जाता है और वो बेहोश हो जाता है। डुओ उसे उठाने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं उठता। ईशान इमेजिन करता है कि डुओ उसे किस करने वाली है और वो स्माइल करने लगता है। ईशान नाटक कर रहा होता है। डुओ समझ जाती है कि वो मजाक कर रहा है तो वो उसे मारने लग जाती है और वो दोनों बर्फ से खेलने लगते हैं। लुहान सबको बताता है कि बाहर स्नो गिर रही है तो वो सारे फ्रेंड्स एक्साइटेड हो जाते हैं स्नो में खेलने के लिए। डुओ अपने डॉम के फ्रेंड्स को और ईशान अपने फ्रेंड्स को कॉल करके स्नो में साथ एंजॉय करने बुलाता है। डुओ छुआंग से बात करती है कि उस दिन मैं तुमसे टकराई थी और तुम्हारे कपड़े खराब हो गए थे। छुआंग ने उस दिन डुओ को नहीं देखा था। छुआंग डुओ को बोलता है, तुम और ईशान बहुत क्लोज हो, तुम उसे कैसे जानते हो? तो वो बोलते हैं कि हम साथ ही काम करते हैं, एक ही ऑफिस में। ईशान सबकी तस्वीरें लेता है। यिमिंग और फैंजन को अपना नया बेबी वाला रोमांस चल रहा होता है। सब बहुत एंजॉय करते हैं स्नो में एक दूसरे के साथ। इसी के साथ ये पार्ट यही ख़त्म होता है। अगले पार्ट में हम देखेंगे कि वो दोनों साथ फुटबॉल मैच देखने जाते हैं। ईशान जितना डुओ के साथ समय बिताता है वो दोनों पास आ रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट भी करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर कर लेना।